बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आज हम एक इंतहाई अहम लॉन्ग सवाल पढ़ेंगे कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त के बारे में। यहाँ पे हम समझेंगे कि कैथोड रेस को दरियाफ्त करने के लिए सर विलियम क्रुक्स ने क्या तजर्बा किया, हम कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्यों देते हैं, कैथोड रेस की क्या खसूसियात होती हैं और इस पूरे तजर्बे के नतीजे में हम क्या नताइज अखज़ करते हैं। तो आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त और कैथोड रेस। कैथोड रेस की दरियाफ्त किसी एक साइंसदान का कारनामा नहीं है। कैथोड रेस के ऊपर मुख्तलिफ साइंसदानों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब है, उसको लेकर तजर्बात शुरू किए और उन तजर्बात की रोशनी में सर विलियम क्रुक्स के किए गए तजर्बात के नतीजे में इन रेस की दरियाफ्त की गई और उसके बाद फिर इन कैथोड रेस को मज़ीद कुछ अरसे के बाद इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कैथोड रेस को किसने दरियाफ्त किया और ये सिर्फ सादा सी बात सीखेंगे कि इनको इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला जाता है। असल में सर विलियम क्रुक्स ने जो तजर्बात किए, उन्होंने अपने तजर्बात के अंदर ग्लास की बनी हुई, शीशे की बनी हुई एक ट्यूब का इस्तेमाल किया। चूँकि सबसे पहले इस तरह के तजर्बात में शीशे की ट्यूब का इस्तेमाल सर विलियम क्रुक्स ने किया था, तो हम उनको मानते हैं कि इन तजर्बात के लिए, इन तजर्बात की बुनियाद के ऊपर कैथोड रेस की दरियाफ्त का बानी उनको ही समझा जाता है, सर विलियम क्रुक्स को। तो 1879 के अंदर उन्होंने शीशे की बनी एक ग्लास ट्यूब ली और उसकी मदद से कुछ तजर्बा किया और उस तजर्बे के नतीजे में इन रेस को दरियाफ्त किया। अब वो असल में करना क्या चाहते थे जिनके नतीजे में ये रेस दरियाफ्त की गई। साइंसदान असल में किसी एक तजर्बे के ऊपर काम कर रहा होता है और उसके नतीजे में उसको कोई नई चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही देखने में आया। तो एक्सपेरिमेंट जो थे, तजर्बात तो जो थे वो इस बात के ऊपर चल रहे थे कि देखा जाए कि गैसों में से क्या करंट गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। तो विलियम क्रुक्स से पहले भी बहुत से साइंसदानों ने यह तजर्बात करके देखे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले शीशे की बनी हुई ग्लास ट्यूब के अंदर यही तजर्बा करके देखा। इस वजह से कैथोड रेस की दरियाफ्त को हम इनके साथ मुंसलिक करते हैं, सर विलियम क्रुक्स के साथ, क्योंकि इन्होंने जो मटेरियल इस्तेमाल किया वो ख़ुद पहले नंबर पर इन्होंने ही इस्तेमाल किया। तो असल मकसद क्या था इस तजर्बे का, ये देखना कि क्या वाकई गैसों में से करंट गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता, और ये देखने के चक्कर में उन्होंने कैथोड रेस को दरियाफ्त कर लिया। अगर मैं सर विलियम क्रुक्स का थोड़ा सा तारुफ आपको बताऊं, तो सर विलियम क्रुक्स ने 1879 के अंदर ये तजर्बात किए। 1879 में शीशे की बनी ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल किया। सर विलियम क्रुक्स जो थे वो भी एक बरतानवी साइंसदान थे और ये केमिस्ट्री के भी माहिर थे, कीमिया के भी माहिर थे और साथ साथ फिज़िक्स के भी माहिर थे, और इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर भी बहुत सा काम कर रखा हुआ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुराद ये केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसमें हम किसी भी जिस्म के ऊपर जब रोशनी आकर पड़ती है तो क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, उनके बारे में इल्म हासिल करते हैं। तो उस शाख के अंदर भी इन्होंने अपना बड़े अहम कारनामे सर अंजाम कर रखे हुए हैं। तो खैर उसी बुनियाद पर इनको जाना भी जाता है। तो इन्होंने शीशे की बनी ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल किया। ज़रा देखते हैं इन्होंने उस ट्यूब की मदद से जो तजर्बा किया वो तजर्बा किस तरह का था। मैंने आपको बता दिया कि इस तजर्बे का असल मकसद ये जानना था कि देखा जाए कि गैसों में से क्या करंट गुजर सकता है या गैसें नॉन कंडक्टर की शक्ल में पाई जाती हैं, कि वो इंसुलेटर के तौर पर काम करती हैं, कि ऐसा तो नहीं है। तो ये देखने के लिए ये तजर्बा किया गया। अब इन्होंने इस तजर्बे के दौरान किया क्या, इन्होंने ग्लास की बनी हुई, शीशे की ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब का इस्तेमाल किया। ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर इन्होंने दो मेटल के रॉड्स का इस्तेमाल किया, दो मेटल के रॉड्स का इस्तेमाल किया और इन दोनों
मेटल के रॉड्स को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ। दो मेटल के रॉड्स लिए और इन मेटल के रॉड्स को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ। एक मेटल के रॉड को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एक सिरे को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब जिस मेटल के रॉड को जोड़ा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, वो सिरा क्या कहलाता है, उस सिरे को हम कहते हैं कैथोड। और जिसको जोड़ा गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, वो सिरा क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं एनोड। कैथोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि इसको कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव हिस्से के साथ जोड़ा गया है। और एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव हिस्से के साथ जोड़ा गया है। तो ये एक ग्लास ट्यूब जिसके अंदर दो मेटल के रॉड्स, और इन मेटल के रॉड्स को जोड़ा गया किसके साथ, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसी के साथ साथ इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये एक छोटा सा होल होता है, और इस होल की मदद से हम यहाँ पर क्या पैदा करते हैं, वैक्यूम। क्या पैदा करते हैं, वैक्यूम पैदा करते हैं इस छोटे से होल की मदद से। वैक्यूम पैदा करने का मकसद ये होता है कि इस ट्यूब के अंदर जो हवा का प्रेशर है उसको कम से कम रखा जाए। मैंने आपको शुरू में ही ये बात बता दी कि तजर्बा असल में ये चेक करने के लिए किया गया था कि क्या गैसें इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देती हैं या नहीं, मतलब करंट को गुजरने देती हैं कि नहीं, कंडक्टर हैं या नॉन कंडक्टर हैं, मतलब कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं, तो गैसें क्या हैं। तो उस मकसद के लिए क्या किया गया, इस ट्यूब के अंदर एक गैस को भी भरा गया, ठीक है, और गैस को भरने के बाद अंदर से जितनी भी हवा थी उसको वैक्यूम की मदद से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि इन गैस के ज़र्रात के ऊपर, इन गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर हवा कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही है, और उस प्रेशर की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो हमने इन दोनों रॉड्स के साथ जो बैटरी को जोड़ा हुआ है, जब मैं यहाँ पर पोटेंशियल दूंगा, इस बैटरी को करंट दूंगा, तो जब करंट गुजरेगा तो करंट गुजरते दौरान हवा के प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल्स का टकराव होगा, और टकराव होने से वो करंट आगे गुजर नहीं सकेगा, तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि क्या गैसों में से करंट गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। तो मकसद ये था इस तजर्बे का कि चेक किया जाए, ये देखा जाए कि क्या वाकई ही ये जो गैस है ये करंट को गुजरने देती है कि नहीं। तो उस मकसद के लिए ये किया गया कि अंदर से हवा को ख़त्म कर दिया गया ताकि पता चल जाए कि ये कंडक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। उसके लिए यहाँ से वैक्यूम पंप लगाया गया, और वैक्यूम पंप लगाकर हवा को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर किसका है, हवा का है। अगर हमने प्रेशर को कम करना है तो प्रेशर को कम करने के लिए ट्यूब के अंदर भरी हुई हवा को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो वैक्यूम लगाकर वैक्यूम बनाया गया अंदर, किस तरह से, वैक्यूम पंप की मदद से। यहाँ से वैक्यूम पंप लगाएंगे और वैक्यूम पंप लगाकर अंदर वाली हवा को बाहर निकाल देंगे। जब काफ़ी ज़्यादा हवा को बाहर निकाल देंगे तो जितनी अंदर हवा कम होती चली जाएगी, मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो भी उतना कम होता जाएगा, और प्रेशर की जो कम से कम वैल्यू रखी गई, वो प्रेशर की जो वैल्यू थी, जो मिकदार थी प्रेशर की, वो यहाँ पर कितनी रखी गई, 10 की ताकत माइनस या -4 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर प्रेशर का एक यूनिट है जिसको मैं ATM से जाहिर करता हूँ। तो इतना प्रेशर, इतने थोड़े प्रेशर के ऊपर इस तजर्बे को करके देखा गया। तो मकसद था चेक करना कि ये देखना कि गैस में से करंट गुजर सकता है या नहीं। तो खैर उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर उन्होंने एक गैस भरी। ये गैस कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी ये गैस, हीलियम, कोई भी गैस हो सकती है। तो खैर गैस को भरा, और ये चेक करने के लिए कि करंट गुजर सकता है कि नहीं, अंदर से हवा को बाहर निकाल दिया गया वैक्यूम पंप लगाकर। इस ट्यूब के अंदर 2 मेटल के रॉड्स थे जिनको बैटरी के मुख्तलिफ टर्मिनल के साथ जोड़कर यहाँ पर क्या दिया गया, करंट दिया गया।
जैसे ही इस ट्यूब में से करंट गुजारा गया बैटरी को ऑन करके, और काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर दिए गए, काफ़ी ज़्यादा करंट यहाँ पर दिया गया जिसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। तो जैसे ही करंट दिया गया तो इन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया कि इस ट्यूब के अंदर कुछ रेस बनना शुरू हो गई हैं, और वो रेस जो हैं वो कैथोड की सतह से निकलती हैं और एनोड की तरफ हरकत करना शुरू कर देती हैं। इन्होंने इन रेस को क्या नाम दे दिया? कैथोड रेस का नाम दे दिया। तो पूरे तजर्बे के नतीजे में इन्होंने क्या मुशाहिदा किया कि कुछ रेस पैदा हो रही हैं इस तजर्बे के नतीजे में, और वो रेस चूँकि कैथोड की सतह से पैदा होती हैं और एनोड की जानिब हरकत करती हैं, तो इस वजह से उन रेस को कैथोड रेस का नाम दे दिया। अब कैसे पता चला? क्या वो रेस नज़र आ रही थी ट्यूब के अंदर जिसकी मदद से उनको पता चल गया कि एक रे निकल रही है और वो कैथोड से एनोड की तरफ हरकत कर रही है? तो असल में हुआ कुछ इस तरह से, जब कैथोड रेस चलती थी कैथोड की सतह से, तो वो कैथोड की सतह से निकलकर बिल्कुल एनोड के पीछे वाली साइड पर जो शीशे की ट्यूब की दीवार थी, जैसे वो उस ट्यूब की दीवार के ऊपर जाकर टकराती थी तो टकरा कर यहाँ पर क्या पैदा करती थी? एक चमक पैदा करती थी। क्या पैदा करती थी? चमक। जब वो चमक पैदा करती थी तो उस चमक से अंदाज़ा होता था कि कोई चीज़ ऐसी है जो कैथोड वाली जानिब से निकली है और आकर टकराई है इस ट्यूब की दीवार के साथ, इस ग्लास की शीशे की ट्यूब की दीवार के साथ, और यहाँ पर आकर उसने जो है वो एक ख़ास किस्म का रंग जो है उसको ज़ाहिर किया है, ख़ास किस्म की चमक को ज़ाहिर किया। तो इस तरह से पता चला कि रेज़ हैं जो पैदा होती हैं और ये कैथोड की सतह से पैदा होती हैं और एनोड की जानिब चलती हैं। इस वजह से इन रेज़ को क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज़ का नाम दे दिया गया। तो यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इन रेज़ को कैथोड रेज़ क्यों बोला जाता है? इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि ये इस तजर्बे के नतीजे में कैथोड की सतह से पैदा होती हैं और एनोड की जानिब हरकत करती हैं। इस वजह से ये रेस कैथोड रेस कहलाती हैं। कैथोड रेस की खसूसियात देखते हैं कि ये किन खसूसियात की हामिल हैं। पहले नंबर पर है सीधी लाइन में हरकत। ये पहली खसूसियत है कैथोड रे की। ये देखा गया इस तजर्बे के नतीजे में कि जो कैथोड की सतह से निकलती हैं वो बिल्कुल सीधी लाइन में हरकत करती हैं, वो बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करती हैं। कैथोड की सतह से निकलती हैं और सीधी बिल्कुल ही मुखालिफ सिमत में जाते हुए जब ट्यूब की दीवार के ऊपर जाकर टकराती हैं तो वहाँ पे एक ख़ास किस्म के रंग की चमक पैदा करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी जो हरकत है वो किस तरह की है? सीधी लाइन। तो कैथोड रेस सीधी लाइन में हरकत करती हैं। मतलब एक कोने से अगर कैथोड रे आ रही है तो वो दूसरे कोने तक जाएगी, बिल्कुल सीधा हरकत करते हुए एक तरफ से दूसरी जानिब इस ट्यूब के अंदर वो जा रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी तरह से और या किसी जाविया बनाते हुए जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश में होगी। तो ऐसा नहीं है। कैथोड रे की जो हरकत होगी वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर होगी। और ये हरकत हम कैसे इतने यकीन के साथ कह सकते हैं कि सीधी लाइन के अंदर होगी? उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जो चमक पैदा होती थी वो बिल्कुल कैथोड की सतह के बिल्कुल मुखालिफ सिमत के अंदर सामने जाकर वो चमक पैदा होती थी। और ये चमक तभी पैदा हो सकती है जब कैथोड रे उसी लाइन के अंदर हरकत करती हुई आ रही हो। अगर उसकी हरकत किसी और जानिब है तो चमक पैदा होने के जो एहतमाल है वो ट्यूब की दीवारों की किसी और जानिब भी हो सकता है। लेकिन मुखालिफ सिमत के अंदर चमक आना वो सिर्फ इसी बात को जाहिर करता है कि इनकी हरकत बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर होगी। दूसरी खुसूसियत कैथोड रे की, साया बनाना। जब भी कैथोड रे के रास्ते के अंदर किसी जिस्म को रखकर देखा गया तो ये हमेशा उसका क्या बनाती थी? साया बना देती थी। जब भी एक गैर शफाफ जिस्म जो है
वो किसी आने वाली रे के रास्ते के अंदर रखा जाएगा, तो अगर तो शफाफ जिस्म हो तो वो रे उसको अगर पार कर जाए, उसके अंदर से गुजर जाए, तो फिर उसका साया नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई रे जो है वो पास नहीं कर रही, वो गुजर नहीं रही, उसके अंदर से टकरा रही है, तो टकरा कर वो अपनी सिमत को तब्दील कर लेती है, तो इसका मतलब कि उस जिस्म का, उस बॉडी का वो क्या कर देगी, साया बना देगी। तो कैथोड रे के साथ भी यही देखा गया, जब इनके रास्ते के अंदर कोई चीज़, कोई जिस्म रख कर देखा गया, मतलब ये तजर्बा सिर्फ एक बार ही करके नहीं देखा गया, बार बार इसको दोहरा कर देखा गया, और कभी किसी तरह कभी किसी तरह से इसको करके देखा गया। तो इसी तरह से एक दफ़ा जब किया गया तो रास्ते के अंदर कोई ऐसा जिस्म रख दिया गया जो गैर शफाफ है, जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, तो ये देखा गया कि ये उसका क्या बना देती थी, साया बना देती थी। तो कैथोड रेस के रास्ते में जब भी कोई गैर शफाफ जिस्म रखा जाता, तो ये उसका साया बना देती। अच्छा, ये वाला तजर्बा भी इस बात को जाहिर करता है कि कैथोड रे हमेशा कैसी हरकत करती हैं, एक सीधी लाइन के अंदर। मतलब अगर मैंने इनके रास्ते के अंदर यहाँ पे ये कोई जिस्म है जो मैंने इनके रास्ते में रख दिया है, तो अगर तो ये सीधी लाइन में हरकत करेगी और इसके साथ टकराएगी, तभी इसका साया जो बनेगा वो आगे जाकर किसी शक्ल के अंदर मेरे पास आएगा। अगर इसकी हरकत किस तरह की होगी, एक सीधी लाइन के अंदर हरकत होगी, तभी उस जिस्म का क्या बनेगा, साया बनेगा। लेकिन अगर इसकी हरकत सीधी लाइन में नहीं है, तो हो सकता है ये रे गुजरते हुए उस जिस्म के साथ टकराए ना। जब टकराएगी नहीं, तो फिर ये उसका साया भी नहीं बनाएगी। तो ये दूसरे नंबर पर जो मैंने खसूसियत लिखी है, ये पहली वाली खसूसियत को भी सच साबित करती है कि साया बनाने का मकसद यही है कि ये सीधी लाइन के अंदर हरकत कर रही है। इसके साथ मज़ीद इसकी खसूसियात को मद्देनज़र रखने के लिए हमने डिस्चार्ज ट्यूब के गिर्द, इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, इस ट्यूब के गिर्द हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा कर देखी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इन कैथोड रे के असर को भी, इसका भी मुशाहिदा किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कैथोड रेस जो थी ये झुक जाती थी एक जानिब। इलेक्ट्रिक फील्ड में झुकाव, देखते हैं किस तरफ झुक जाती थी, इनका झुकाव किस जानिब था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद ये है कि एक दफ़ा जब ये मज़ीद तजर्बा करके देखा गया, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के गिर्द एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी गई और एक जानिब जो थी वो नेगेटिव प्लेट लगा दी गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर देखा गया कैथोड रे की जो हरकत है उस पर क्या तब्दीली आती है। तो ये देखा गया कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान ये कैथोड रेस गुजरती थी, तो गुजरते दौरान ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अपना झुकाव जाहिर करती थी। ये गुजरते गुजरते पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो थी वो झुक जाती थी। कैसे पता चलता था कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकती थी? क्योंकि अब जो चमक बनती थी वो बिल्कुल मुखालिफ सिमत में बनने की बजाय वो इस ट्यूब में पॉजिटिव प्लेट के जानिब जो ट्यूब की दीवार थी, यहाँ पे कहीं करके चमक पैदा हो जाती थी। तो ये चमक का बनना ही हमें इस बात को वाज़िया करता था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं इस ट्यूब के गिर्द, तो अंदर पैदा होने वाली जो कैथोड रेज हैं वो किस तरफ झुक जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाती हैं। अब कैथोड रे का पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाना इलेक्ट्रिक फील्ड के असर की वजह से वो इस बात को जाहिर करता है कि इन कैथोड रेस के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज मौजूद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका झुकाव, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका झुकाव साबित करता है कि इन पर
नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं वही एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, खींची चली जा रही है इस ट्यूब के अंदर, तो इसका मतलब इसके अपने ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, क्योंकि मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। मजीद इसकी एक खसूसियत देखें कैथोड रे की। ये देखा गया कि ये टेम्परेचर में क्या करती हैं? इजाफा, टेम्परेचर में इजाफा। मतलब ये कि इनके रास्ते में जब कोई जिस्म रखा जाता है तो उस जिस्म का अगर दर्जा हरारत कम हो तो कैथोड रे के टकराने के बाद उस जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। और ये भी बात इस तजर्बे से साबित होती है कि ये एनर्जी वाली शुआएँ हैं, ये एनर्जी वाली रेज़ हैं, ये एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं, क्योंकि जब भी किसी जिस्म के ऊपर कोई एनर्जी वाली चीज़ आकर टकराती है तो तभी उस जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ की मदद से ताली बजा रहा हूँ तो जितनी ज़ोर से मैं ताली बजाऊंगा मेरा दूसरा हाथ उतनी ही ज़्यादा शिद्दत के साथ गर्म होना शुरू हो जाएगा। या मैं अगर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रगड़ना शुरू करता हूँ तब भी मेरा एक हाथ गर्म हो जाएगा। मतलब जब एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ आकर टकरा रही है और अगर वो चीज़ एनर्जी के साथ आकर टकराती है तो फिर ही जिसके ऊपर टकरा रही है उसके दर्जा हरारत में क्या कर देगी? इजाफा कर देगी। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ का मुशाहिदा किया गया कि कैथोड रेस जब किसी जिस्म के ऊपर गिरती थी तो ये उसका दर्जा हरारत बढ़ा देती थी। कैथोड रेस जिस जिस्म पर पड़ती थी उसका दर्जा हरारत बढ़ा देती थी। इससे क्या बात साबित हुई? इससे साबित हुआ ये एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं। तो इससे क्या बात साबित हुई कि ये एनर्जी रखती हैं, एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं, क्योंकि जब टकराती हैं तो दर्जा हरारत को बढ़ा देती हैं। एक इसकी पांचवी खसूसियत है कैथोड रेस की चार्ज और मास की निस्बत। तो जे थॉमसन ने कैथोड रे की जे थॉमसन ने कैथोड रेस की चार्ज और मास की निस्बत को मालूम किया पहली मर्तबा, और इसकी एक ख़ास वैल्यू उन्होंने मालूम की जो कि बनती है 1.7588 ज़रब 10 की ताकत 11 कूलम फ़ी किलोग्राम। मतलब अगर हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हों तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पर मुकम्मल जो चार्ज होगा वो 1.7588 ज़रब 10 की ताकत 11 कूलम चार्ज होगा। तो ये उनने ख़ास किस्म के तजर्बे के ज़रिए इस निस्बत को मालूम किया कैथोड रेस की। मज़ीद अगर हम बात करें कैथोड रेस रंग या चमक पैदा करती हैं तो ये देखा गया कि कैथोड रेस जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती थी तो
ख़ास किस्म की चमक पैदा करती थी जिसका रंग ट्यूब के मटेरियल पर मुनहसिर होता था। अब इस पूरी खसूसियत से क्या मुराद है, इसको समझते हैं ज़रा। कि जब कैथोड रेस कैथोड की सतह से निकलती थी और सीधी लाइन में हरकत करते हुए जब ये ट्यूब की दीवारों के साथ जाकर टकराती थी तो यहाँ पर एक चमक पैदा करती थी। अब वो चमक किस तरह की होगी, इसकी खासियत इस बात के ऊपर मुनहसिर थी कि ये जो ट्यूब है ये किस मटेरियल की बनी हुई है। ये एलुमिना की बनी हुई है, जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, या इस तरह के किसी और चमक पैदा करने वाले मटेरियल की बनी हुई है। तो हर तरह का मटेरियल मुख्तलिफ तरह की चमक पैदा करने का ज़िम्मेदार होता है। तो ये चमक जो थी वो इस बात के ऊपर मुनहसिर थी कि ट्यूब किस तरह के मटेरियल की बनी हुई है। तो खैर कैथोड रे जब भी टकराती थी तो वो क्या पैदा करती थी, चमक पैदा करती थी। अब चमक क्यों पैदा करती थी, ट्यूब के सतह के ऊपर टकरा कर ये क्यों चमक पैदा करती थी, क्या ऐसा अमल होता था इस टकराव के दौरान जिसकी वजह से चमक पैदा होती थी। तो अगर मैं इसका आपको एक छोटा सा नज़रिया बताऊं तो ये ट्यूब की जो दीवार है ये भी किसी मटेरियल की बनी हुई है और वो मटेरियल मादे की एक किस्म है। और हमने पढ़ा है कि मादे का एक छोटा यूनिट है जिसको हम एटम बोलते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ एटम की, तो अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि ये एटम है, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर ये वो एनर्जी लेवल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं। तो जब कैथोड रे आती थी और इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती थी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से अपने छोटे एनर्जी लेवल से इस कैथोड रे की एनर्जी को जज़ब करेगा और जज़ब करके यहाँ से अपने ही एटम के किसी बड़े एनर्जी लेवल के ऊपर छलांग लगा देगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कैथोड रे के बाहर चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, कि यही इलेक्ट्रॉन ख़ुद को दोबारा मुस्तहकम करने के लिए, क़याम पज़ीर करने के लिए क्या करेगा, इस बड़े एनर्जी वाले शेल से निकल कर वापस अपने कम एनर्जी वाले शेल के अंदर वापस आ जाएगा। और जब ये वापस आ रहा होगा तो जितनी एनर्जी वाली रे को ये जज़ब करके हाई एनर्जी वाले मुकाम के ऊपर गया था, उतनी ही एनर्जी वाली एक रे को दोबारा क्या करेगा, खारिज करेगा और ये अपने वापस कम एनर्जी वाले लेवल के अंदर गिर जाएगा। और जब ये एनर्जी वाली रेडिएशन को खारिज करेगा तो ये खारिज करदा रेडिएशन जब हमारी आँख तक पहुँचेगी और रेटिना के साथ जाकर टकराएगी तो हमें एक चमक नज़र आएगी। ठीक है, तो ये सारा नज़रिया इस बात का कि ये चमक क्यों पैदा होती है। मज़ीद आगे अगर हम इससे चलें तो कैथोड रे की नेचर की बात करते हैं। ये भी इसकी एक ख़ासियत है, कैथोड रे की नेचर। तो कैथोड रेस की जो नेचर थी वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई, ना गैस के ऊपर उसका इन्हिसार था और ना ही जो हम मेटल के रॉड्स इस्तेमाल करते हैं जहाँ से कैथोड रे पैदा हो रही है, ना ही उसके ऊपर ये मुनहसर थी। तो कैथोड रेस की नेचर कैथोड रेस मेटालिक रॉड्स और गैस की नेचर से आज़ाद थी। मतलब ये कि अगर हम मुख्तलिफ गैसेस अंदर भर के देखें, पहले हाइड्रोजन भर के हमने एक तजर्बा किया तो उससे कैथोड रे पैदा हुई, फिर हमने नाइट्रोजन भर के एक तजर्बा किया, ऑक्सीजन भर के एक तजर्बा किया, हीलियम भर के एक तजर्बा किया। तो मुख्तलिफ गैसों के साथ तजर्बा बार बार किया गया। इसी तरह से पहले हमने ये रॉड बनाया, अगर आप फ़र्ज़ कर लें कॉपर का, फिर हमने रॉड बनाया ये आयरन का, फिर हमने रॉड बनाया ये किसी और मेटल का। तो मैंने मेटल की नेचर को भी तब्दील किया और इसके साथ साथ मैंने इस
इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस की नेचर को भी तब्दील किया। मैंने दोनों की नेचर को बार बार तब्दील करके ये तजर्बा बार बार जो था वो किया, लेकिन हर दफ़ा जो कैथोड रे बनती थी उसकी नेचर, उसकी खसूसियात बिल्कुल पहले जैसी होती थी, उनमें कोई तब्दीली नहीं देखी जाती थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कैथोड रे की नेचर है, जो इसकी अपनी माहियत है, वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पाए जाने वाले जो मेटालिक रॉड्स हैं उनसे बिल्कुल आज़ाद होगी। जौन सा मर्जी इस्तेमाल करें, हर दफ़ा पैदा होने वाली कैथोड रे एक जैसी होगी, या जो मर्जी मैं गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर दूं, हर दफ़ा पैदा होने वाली जो कैथोड रे है उसकी खसूसियात बिल्कुल एक जैसी होंगी। इससे अगर मैं मज़ीद आगे चलूँ तो इस तमाम तजर्बे के नतीजे में हम क्या नताइज अखज़ करते हैं, तो उन नताइज का खुलासा देखते हैं। नताइज देखते हैं कि इस तजर्बे की रोशनी में और कैथोड रेस की खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हम कैथोड रेस के बारे में क्या नतीजा अखज़ करते हैं, इस तजर्बात की रोशनी में हम क्या कुछ बातें बता सकते हैं। तो पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जितनी भी खसूसियात पढ़ी हैं कैथोड रेस की, उनसे हमें ये बात साबित होती है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पैदा होने वाली कैथोड रे वो हमेशा एक जैसी ही खसूसियात की हामिल होती हैं। चाहे आप जौन सी मर्ज़ी गैस का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप जो मेटालिक रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिस मर्ज़ी नेचर का इस्तेमाल कर लें, तो फिर साबित ये हुआ कि कैथोड रे की नेचर, कैथोड रे की खसूसियात का इन्हसार ये डिस्चार्ज ट्यूब के मटीरियल के ऊपर मुनहसर नहीं है। उस मटीरियल के अंदर मैंने कह दिया कि दो चीज़ें हैं, जो मेटल के बने हुए रॉड्स हैं वो भी उस डिस्चार्ज ट्यूब के मटीरियल का हिस्सा है, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भरी हुई गैस है वो भी उस डिस्चार्ज ट्यूब मटीरियल का हिस्सा है। तो पैदा होने वाली कैथोड रेस, इनका इन्हसार डिस्चार्ज ट्यूब के मटीरियल के ऊपर नहीं होता। कैथोड रे की खसूसियात डिस्चार्ज ट्यूब की खसूसियात से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होती हैं। तो मैं पहला नतीजा यहाँ पर यह अखज़ कर रहा हूँ कि कैथोड रेस की खसूसियात का इन्हसार डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद या डिस्चार्ज ट्यूब के मटीरियल पर नहीं होता। डिस्चार्ज ट्यूब के मटीरियल से यहाँ पे मुराद क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब के मटीरियल से मेरी मुराद है दो चीज़ें। पहले नंबर पर इसमें पहले नंबर पर मैं कहूँगा कि मेटालिक रॉड्स की नेचर और डिस्चार्ज ट्यूब में पाई जाने वाली गैस की नेचर, ये दो बातें हैं जिसके लिए मैंने डिस्चार्ज ट्यूब के मटीरियल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि कैथोड रे हर दफ़ा तजर्बा बदल बदल कर इन चीज़ों को बदल बदल कर किया गया और हर दफ़ा देखा गया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रे पैदा होती थी उसकी खसूसियात बिल्कुल एक जैसी होती थी। दूसरे नंबर पर मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मैं ये मुशाहदा करता हूँ और ये नतीजा निकालता हूँ कि कैथोड रेस अपने रास्ते में आने वाले हर गैर शिफाफ जिस्म का साया बना देती हैं, यानी ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि
तेज रफ्तार मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो कैथोड रे जब भी अपने रास्ते के अंदर कोई गैर शफाफ जिस्म के साथ टकराती थी तो ये उसका क्या बना देती थी, साया बना देती थी। इसकी मिसाल भी मैंने आपको देकर समझाई थी कि ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो मेटल के रॉड्स थे। उन दोनों मेटल के रॉड्स को हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने वैक्यूम पंप लगा दिया, जिसकी मदद से अंदर मौजूद हवा को बाहर निकाला, अंदर गैस भरी और गैस भर के हमने यहाँ पर क्या किया, करंट दिया। जब करंट गुजारा तो यहाँ से जो कैथोड रे पैदा होती थी, अगर हम इनके रास्ते में किसी जिस्म को रख देते थे, किसी बॉडी को इनके रास्ते में रख देते थे, तो ये उस बॉडी का क्या करती थी, साया बना देती थी। ये उसका क्या बना देती थी, साया, उस ऑब्जेक्ट का साया बना देती थी। तो जब किसी चीज़ को टकरा कर ये उसका साया बना रही हैं, किसी गैर शफाफ जिस्म को टकरा कर, तो इसका मतलब कि एनर्जी वाली हैं, साया बना रही हैं, टकरा कर पलट रही हैं, उसमें से गुजर नहीं पा रही, ठीक है, एनर्जी है। और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये तेज़ रफ्तार मटेरियल पार्टिकल्स हैं। मटेरियल से मुराद है मास रखने वाले, मादा रखने वाले, कुछ वज़न रखने वाले। तो ये तेज़ रफ्तार पार्टिकल्स हैं। इनका नाम इलेक्ट्रॉन्स, इनका नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा गया। ये बाद में स्टोनी एक साइंसदान का नाम था जिसने इन कैथोड रेस को बोला, चूँकि ये मटेरियल पार्टिकल हैं और इनकी बिल्कुल खसूसियात वैसे ही हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की हैं, तो असल में ये मटेरियल पार्टिकल जो कैथोड रेज हैं ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो स्टोनी ने इनको ये नाम दिया था। आप बड़ी क्लासेस के अंदर चलकर ये बात पढ़ेंगे भी और वहाँ पर इससे ज़्यादा तफसील के साथ इसको समझेंगे भी। ये मैं दूसरा नतीजा निकालता हूँ अपनी इन तमाम खसूसियात की मदद से जो मैंने कैथोड रेस के अंदर पढ़ी हैं। तीसरे नंबर पर यह नतीजा मैं निकाल सकता हूं कि हर किस्म का मादा एक जैसी खसूसियात रखता है तो इसका मतलब तमाम किस्म का मादा इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। अब चूंकि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये जो मटेरियल इस्तेमाल करते थे, चाहे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या चाहे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ कैथोड की और एनोड की, तो चाहे मैं इस कैथोड की नेचर को तब्दील कर करके इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हर दफ़ा जो कैथोड रे पैदा होती थी उसकी खसूसियात आपस में बिल्कुल एक जैसी होती थी। तो इससे ये बात साबित होती है, ये कैथोड रे चूँकि इलेक्ट्रॉन ही है, तो फिर इससे ये बात साबित होती है कि हर किस्म के मादे के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इन तमाम बातों से, इन तमाम नताइज से मैं एक बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि तमाम किस्म का मादा, तमाम किस्म के मादे का छोटा ज़र्रा चूँकि कोई एटम होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स
किसी भी एटम के बुनियादी ज़रात होते हैं। किसी भी एटम के अंदर 3 बुनियादी ज़रात पाए जाते हैं, 3 बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं किसी भी एटम के अंदर। अगर हम एटम की साख्त को देखते हैं तो हमने ये बात पहले भी पढ़ रखी हुई है कि एटम के बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है, और अगर मैं उस न्यूक्लियस के गिर्द देखूं तो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं। इन एनर्जी लेवल्स को हमने शेल्स का नाम भी दिया हुआ है। इन एनर्जी लेवल को हम ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं। इस बाब के अंदर भी आगे चलकर हम इनको तफसीलन पढ़ते रहेंगे। तो बिल्कुल दरमियान के अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। किसी भी एटम के दरमियान में उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर क्या मौजूद होते हैं? कुछ एनर्जी लेवल्स जिनको हम ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं किसी भी एटम के। ये तो हमें जदीद मुतालिया जो है एटम का वो बताता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जबकि न्यूक्लियस से बाहर ये जो ख़ास किस्म के ऑर्बिट्स होते हैं, या जिनको हम एनर्जी लेवल का नाम देते हैं, सर्कुलर रस्ते का नाम देते हैं, ये असल में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इन प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है वो मैंने जाहिर भी कर दिया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो चूंकि तमाम किस्म के मादे का जो छोटा ज़र्रा है वो कोई ना कोई एटम होगा, और इसका मतलब फिर ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन हर एटम का एक बुनियादी ज़र्रा होंगे, क्योंकि हमने मुख्तलिफ़ किस्म का मादा इस्तेमाल करके देखा, और हर किस्म के मादा से पैदा होने वाले जो कैथोड रेस थी उनकी खसूसियात एक जैसी होती थी। कैथोड रे चूँकि मटीरियल पार्टिकल है जिनको स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन बोला, और ये हर किस्म के मादे के अंदर पाए जाते हैं। तो इससे मुराद ये कि मादा एटम के ऊपर मुश्तमिल है, तो हर एटम का इलेक्ट्रॉन एक बुनियादी हिस्सा होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने सर विलियम क्रुक्स के बारे में थोड़ा सा जाना, और फिर हमने ये देखा कि इन्होंने किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब तजर्बा ये लेबॉर्ट्री के अंदर किया, और इस तजर्बे की रोशनी में जो कैथोड रेस दरियाफ़्त की गई उनकी अहम खसूसियात कौन कौन सी थी। और इन तमाम खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये नतीजा निकाल लिया कि मादा चूँकि एटम के ऊपर मुश्तमिल है, और एटम के जो सबसे बुनियादी ज़र्रात हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन भी है। कैथोड रे को स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, लेकिन कैथोड रे की दरियाफ्त इस डिस्चार्ज ट्यूब तजर्बे के नतीजे में हुई जो सर विलियम क्रुक्स ने 1879 के अंदर पेश किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको बखूबी समझ आई होगी, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।